दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक दमदार थ्रिलर सीरीज की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है विराटापालेम मीना रिपोर्टिंग। ये एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर है जो हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई और इसकी दर्शकों के बीच में खूब चर्चा हो रही है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.5 है जो इसे एक बेहतरीन वॉच बनाती है। और इसकी खास बात यह है कि इसके पहले ही सीन से सस्पेंस शुरू हो जाता है जो आपको हर पल बांधे रखता है। कहानी धीरे धीरे परतें खोलती है और आखिरी सीन तक सस्पेंस बरकरार रहता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो थ्रिलर को एंजॉय करते हैं और किसी भी क्लू को मिस नहीं करना चाहते, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी ही मजेदार कहानियां आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत 1980 के दशक में विराटापालेम नाम के एक छोटे से गांव से होती है जहां रात के समय एक लड़की की शादी हो रही होती है और यहीं से इसकी असली कहानी शुरू होती है। ये एक अनोखी शादी है जहां दुल्हा दुल्हन के पिता को उल्टा दहेज दे रहा होता है। दुल्हन को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। जब शादी की रस्में शुरू होती हैं, तो गांव की औरतें दुल्हन के पास आती हैं और कुछ रस्में करती हैं। इसी समय गांव के प्रेसिडेंट की बेटी ब्रह्मा रामबा दुल्हन के बगल में आकर बैठ जाती है। ये उसकी आदत है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो दुल्हन के पास बैठ जाती है और गांव की औरतें उसके साथ भी रस्में करने लगती हैं। प्रेसिडेंट की बेटी होने के कारण कोई उसे मना नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद पेदम्मा नाम की एक औरत शादी में देर से आती है। वो दुल्हन को बाकी रस्में करके अच्छे से तैयार करती है। दरअसल इस गांव में कोई भी शुभ काम होता तो पेदम्मा ही आगे रहती है। अब दुल्हन को अच्छे से तैयार करके मंडप तक ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद गांव का प्रेसिडेंट शादी में आता है। इसी गांव में नरसैया नाम का एक आदमी भी होता है जो प्रेसिडेंट से बहुत जलता है और खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है। अब फाइनली शादी हो जाती है। लेकिन उसी समय दुल्हन की बुआ आकर दुल्हन के पिता से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि ये शादी तुरंत रोक दो। वो कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी तुमने पैसों के लालच में आकर उसकी शादी किसी और से करवा दी। तुमने मुझे इस शादी के बारे में बताया भी नहीं। दुल्हन की माँ और बाकी लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो शादी हो चुकी है, झगड़ा मत करो और उन्हें आशीर्वाद दो। तभी अचानक दुल्हन की तबीयत बिगड़ने लगती है और खून की उल्टी करके वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। शायद उसने दूसरे आदमी के साथ जिंदगी बिताने से बेहतर मरना समझा और जहर पीकर खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमें सीरीज की हीरोइन मीना से मिलवाया जाता है जो अपनी माँ के साथ बस से इसी विराटापालेम गांव की ओर जा रही होती है। पेशे से मीना एक कांस्टेबल है और हम सभी जानते हैं कि पुलिस की नौकरी में तबादला आम बात है। वहीं मीना की माँ उससे कहती है कि हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से घर में हो और वो हमेशा खुश रहे। लेकिन तुम नौकरी के नाम पर मुझे कभी इस गांव तो कभी उस गांव घुमाती रहती हो। पता नहीं तुम्हारी शादी कब होगी और मेरा सपना कब पूरा होगा। जब कंडक्टर उससे टिकट मांगता है तो मीना विराटापालेम का नाम बताती है। कंडक्टर चौंक कर कहता है कि मैंने हमेशा लोगों को इस गांव से बाहर जाते देखा है, लेकिन पहली बार किसी लड़की को इस गांव के अंदर जाते देख रहा हूँ। मीना और उसकी माँ को कंडक्टर की ये बातें समझ में नहीं आती। थोड़ी देर के बाद वो विराटापालेम पहुँच जाते हैं। जब वो गांव में आते हैं तो सारे गांव वाले उन्हें ही देखते रहते हैं। मीना की माँ पूछती है कि लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो मीना कहती है, अरे माँ, हम नए हैं ना, इसीलिए देख रहे हैं। इसके बाद वो अपने किराए के घर में जाते हैं। घर का मालिक मीना से कहता है कि बुरा मत मानना, लेकिन लगता है तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। क्या तुम इस गांव के बारे में जानते हुए भी यहाँ आई हो? मीना को उसकी बातें भी समझ में नहीं आती। अब वो आदमी कुछ नियम कानून बताकर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें किट्टू नाम का एक चाय वाला दिखाया जाता है जिसकी दुकान पुलिस स्टेशन के पास होती है। थोड़ी देर बाद मीना पुलिस स्टेशन आती है और किट्टू उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है। दरअसल इस गांव में पहली बार कोई महिला पुलिस अधिकारी आई थी, इसलिए बाकी लोग भी उसे अजीब तरह से देखते रहते हैं। मीना पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल को अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है। हेड कांस्टेबल कहता है कि एसआई साहब अभी नहीं आए हैं, उनके आने के बाद लेटर दिखा देना। उसी समय विष्णु नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन आकर सबको अपनी शादी का कार्ड देने लगता है। हेड कांस्टेबल मीना से कहता है कि तुम इसी आदमी की जगह पर आई हो। मीना उसे बधाई देते हुए पूछती है कि क्या तुमने शादी के लिए तबादला लिया है? वो आदमी कहता है कि हाँ, शादी करने के लिए ही मैंने यहाँ से तबादला लिया है। वो कहता है कि शायद आपको इस गांव के बारे में नहीं पता और आप शादीशुदा भी नहीं लगती। अगर आपको शादी करनी है तो आप भी तबादला ले लीजिए।
क्योंकि पिछले 10 सालों से इस गांव में एक भी शादी नहीं हुई है। मीना पूछती है कि क्या इस गांव में शादी करना जुर्म है। बाकी लोग कहते हैं कि जुर्म नहीं, बल्कि ये इस गांव का एक श्राप है। जो कोई भी इस गांव में शादी करता है उसी दिन दुल्हन की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब एसआई आता है तो मीना उसके कैबिन में जाती है। अब यहाँ एसआई को गैस की समस्या होती है। उसी समय प्रेसिडेंट के बेटे का फोन आता है तो एसआई कहता है कि मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता, मैं किसी को भेज दूंगा। मीना को सामने देखकर एसआई उससे कहता है कि मीना, तुम फटाफट से प्रेसिडेंट के घर जाओ और उस केस को डील करो। फिर वो किट्टू को बुलाकर मीना से कहता है कि इसका नाम किट्टू है, ये पुलिस के कामों में छोटी मोटी मदद करता रहता है, तुम कुछ मत करना, बस इसके साथ जाओ और ये सब कुछ देख लेगा। किट्टू पूछता है कि केस क्या है तो एसआई कहता है कि वही प्रेसिडेंट के बेटे का फोन आया है, तुम जानते हो ना क्या करना है। तो किट्टू कहता है, अरे हाँ सर, ये तो हमेशा का काम है, आप चिंता मत करिए। इस तरह वो मीना को लेकर प्रेसिडेंट के घर जाने लगता है। अब दूसरे सीन में नरसैया को दिखाया जाता है। वो दूसरे गांव वालों को पैसे उधार देकर जब वो चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन या घर जब्त कर लेता है। उसकी लकड़ियां काटने की फैक्ट्री होती है जहां रंगा नाम का एक आदमी काम करता है। नरसैया हमेशा रंगा से कहता है कि जब तक तुम इस गांव में रहोगे तुम्हारी शादी नहीं होगी। एक काम करो, अपना घर और जमीन मेरे नाम करके जो पैसे मिलते हैं उन्हें लेकर दूसरे गांव में जाकर शादी कर लो। लेकिन रंगा को अपने घर से बहुत प्यार है जहां उसके दादा परदादा भी रहते थे। वो हमेशा से नरसैया से कहता है कि मैं अपना घर और गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, किसी न किसी दिन मैं इसी गांव में शादी करके इसी घर में रहूंगा। दूसरी तरफ मीना और किट्टू प्रेसिडेंट के घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट का बेटा अपने कमरे से बाहर आकर किट्टू से पूछता है कि ये कौन है। किट्टू मीना के बारे में बताता है तो मीना कहती है कि मैं यहाँ नई हूँ लेकिन काम के लिए नहीं, केस क्या है वो बताइए। प्रेसिडेंट का बेटा कहता है कि मेरे पिताजी का कड़ा चोरी हो गया है, ये हमारे दादा परदादाओं की परंपरा है, वो घर के मंदिर के पास रखा था और चोरी हो गया। मीना घर के मंदिर में जाकर अच्छे से तलाशी लेती है। वहाँ और भी बहुत सारी सोने की चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ कड़ा गायब होता है। मीना पूछती है कि घर में कौन कौन रहता है। प्रेसिडेंट का बेटा कहता है कि मैं, मेरे पिताजी, 3 गांव वाले और मेरी बहन। ये बहन वही होती है ब्रह्मा रामबा जो अपनी टीनेज में दुल्हन के बगल में बैठी थी। प्रेसिडेंट का बेटा मीना से कहता है कि आप हमसे पूछताछ करें, हमारी बहन से नहीं। लेकिन इसके बावजूद मीना ऊपर ब्रह्मा रामबा के कमरे में जाती है। दरवाजा खुला होता है और कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। उसी समय ब्रह्मा रामबा मीना के सामने आकर कहती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आई, चलो जाओ यहाँ से। उसी समय प्रेसिडेंट का बेटा भी वहाँ आ जाता है और मीना को नीचे लेकर जाता है। वो उसे बहुत डांटता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी बहन से बात नहीं कर सकती, तुम इस गांव में नई हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ। तभी किट्टू भी मीना के पास आकर कहता है कि मैडम, मुझे पता चल गया है कि कड़ा किसने चुराया है। वो एक काम वाले की तरफ इशारा करता है तो प्रेसिडेंट का बेटा उसे मारने पीटने लगता है। मीना किट्टू से कहती है कि उस आदमी ने कड़ा नहीं चुराया है। किट्टू कहता है कि हाँ मैडम, मुझे भी पता है। तभी ब्रह्मा रामबा अपने भाई के पास आकर कहती है कि भाई उसे मत मारो, वो कड़ा मैंने लिया है, उसे छोड़ दो। वो कहती है कि पिताजी उस कड़े को पहनने के लायक नहीं है, क्योंकि जब उन्हें अपने परिवार की परवाह नहीं है तो उन्हें ऐसा सम्मान मिलना बेकार है। प्रेसिडेंट का बेटा मीना से कहता है कि अब ये हमारे घर की समस्या है, आप जा सकती है। बाहर आने के बाद मीना किट्टू से उस घर के बारे में पूछती है। किट्टू कहता है कि मैडम, ये तो रोज का काम है, उस घर में जो भी घटनाएं होती हैं वो सब ब्रह्मा रामबा की वजह से होती हैं। ऊपर से कोई उंगली ना उठाए इसलिए छोटा साहब काम वालों पर इल्जाम लगा देता है। ब्रह्मा रामबा रोज अपने पिता की कोई ना कोई चीज चुराती है, उसका भाई पुलिस में शिकायत करता है और मैं आकर इसे सुलझाता हूँ। इसके बाद किट्टू मीना को अपनी चाय की दुकान पर लाकर चाय पिलाता है। मीना उसकी चाय की बहुत तारीफ करती है। उसी समय हेड कांस्टेबल वहाँ आता है और मीना को किट्टू के बारे में बताता है कि ये पहले चोर हुआ करता था, ये बार बार चोरी ना करे इसलिए हम पुलिस वालों ने इसे चाय की दुकान खोलकर दे दी। किट्टू थोड़ा शर्मिंदा होता है कि पहली ही मुलाकात में हेड कांस्टेबल ने मेरी पोल खोल दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रंगा मल्ली नाम की एक वेश्या के साथ बात कर रहा होता है। मल्ली पूछती है कि आज क्या हुआ जो तुम दिन में ही मेरे पास आ गए। रंगा उसे मंगलसूत्र दिखाते हुए कहता है कि ये 10 साल से मेरे पास है, मेरा सपना है कि मेरी भी शादी हो और एक अच्छा सा परिवार हो, लेकिन इस गांव के श्राप की वजह से मेरा सपना सपना ही रह गया। इसी का फायदा वो नरसैया उठा रहा है, मेरा घर और जमीन मांग रहा है। मल्ली भी कहती है कि रंगा, हर कोई तुम्हारे गांव के बारे में जानता है, ऐसे में कौन लड़की वहां आएगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो दूसरे गांव में जाकर शादी कर लो, और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताओ। रंगा कहता है कि मैं दूसरे गांव जाकर क्या करूंगा, मैं तो अपने
मेरा बचपन यहाँ बीता है और मेरे अपने यहाँ हैं। मल्ली भी कहती है कि रंगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे ही देख लो, मैंने भी सोचा था कि मैं शादी करके एक अच्छा परिवार बनाऊंगी, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी बन गई। रंगा कहता है कि चलो मल्ली, हम दोनों शादी कर लेते हैं। पहले तो मल्ली मना करती है कि तुम शराब पीकर बातें कर रहे हो, लेकिन आखिर में दोनों अभी शादी करने का फैसला कर लेते हैं। वो उसी समय मंदिर के पास जाते हैं। वहाँ पहले से ही प्रेसिडेंट, मीना, उसकी माँ और नरसैया जैसे बहुत से लोग होते हैं। रंगा पुजारी से कहता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हमारी शादी करवा दीजिए। प्रेसिडेंट और नरसैया रंगा को डांटने लगते हैं कि तुम नशे में हो, चुपचाप घर चले जाओ। क्या तुम इस गांव के बारे में नहीं जानते? तुम अपनी और मल्ली की जिंदगी बर्बाद कर लोगे। वैसे भी तुम मल्ली से कैसे शादी कर सकते हो? रंगा कहता है कि गांव के सारे मर्द मल्ली के पास जाते हैं, वो शर्म की बात नहीं, लेकिन जब मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो ये तुम लोगों के लिए शर्म की बात है। प्रेसिडेंट कहता है कि देखो रंगा, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो बगल वाले गांव में जाकर शादी कर लो। मीना भी वहाँ होती है और कहती है कि वो दोनों बालिग हैं, अगर शादी कर रहे हैं तो आप लोग उन्हें क्यों रोक रहे हो? गांव वाले कहते हैं कि समस्या हमें नहीं, उन दोनों को होगी। इस गांव में जो भी लड़की शादी करती है, रात होने से पहले उसकी मौत हो जाती है। पिछले 10 सालों में 7 दुल्हनें इस गांव में मर चुकी हैं, एक भी शादी पूरी नहीं हुई। अब उसी समय रंगा सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए मल्ली के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उससे शादी कर लेता है और फिर घर वापस आने के बाद रंगा सो जाता है। मल्ली उसे परेशान ना करते हुए नीचे ही सो जाती है। तभी उसे गांव वालों की बातें याद आने लगती हैं और वो बहुत डरने लगती है। क्या सच में इस गांव में कोई श्राप है? क्या सच में मैं मर जाऊंगी? अब घबराकर जब वो पानी पीने जाती है तो मटके में पानी नहीं होता। वो आसपास के घरों में जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन कोई भी औरत उसे पानी नहीं देती। शायद उन्हें डर होता है कि मल्ली का श्राप उनके घर को न लग जाए। इसी बीच मल्ली मीना के घर के पास जाती है तो मीना की माँ उसे अंदर बुलाकर पानी दे देती है। मल्ली कहती है कि इस गांव में किसी ने मुझे पानी नहीं दिया, आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना की माँ कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आना। हम एक ही गांव में रहते हैं, एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। मल्ली मीना की माँ से कहती है कि मैं रंगा के घर ऐसे ही आ गई, अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी हो तो क्या आप मुझे दे सकती हैं? मीना की माँ कहती है कि पुरानी साड़ी क्यों, मैंने अपनी बेटी के लिए नई साड़ी खरीद कर रखी है। अब मेरी बेटी वैसे भी शादी नहीं करेगी, तुम तो नई दुल्हन हो, इसे ले लो। इस तरह वो मल्ली को नई साड़ी दे देती है। अगले दिन मल्ली नहा धोकर वो नई साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। अब इस शराबी रंगा को अपनी नींद से जागने के बाद याद आता है कि कल उसकी शादी हुई थी। अब वो ये देखने जाता है कि मल्ली जिंदा है या नहीं, तो मल्ली वहाँ ठीक ठाक होती है। उसी समय रंगा अपने कपड़े पैक करने लगता है। वो मल्ली से कहता है कि शराब के नशे में मैंने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया, चलो मल्ली, हम दोनों फटाफट से बगल वाले गांव चले जाते हैं। इस तरह वो मल्ली को लेकर गांव से जाने लगता है। उसी समय मल्ली खून की उल्टी करके तड़पने लगती है। सारे गांव वाले मल्ली के पास आकर देखते रहते हैं, कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उसी समय मीना भी मल्ली के पास आकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो गांव वालों से रिक्वेस्ट करती है कि मल्ली को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, ना रंगा ना किट्टू। और वहीं तड़पते हुए मीना के हाथों में ही मल्ली की मृत्यु हो जाती है। मीना गांव वालों को बहुत डांटती है कि आज तुम लोगों के अंधविश्वास की वजह से एक लड़की की जान चली गई। गांव वाले भी कहते हैं कि अस्पताल ले जाने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकती थी। ये इस गांव का श्राप है। बेटा मीना, तुम इस गांव में नई हो, इसलिए तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद कुछ गांव वाले मल्ली की लाश को गांव से बाहर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये सब होने के बाद गांव का पुजारी प्रेसिडेंट के पास जाकर गांव के फेस्टिवल के बारे में बात करता है और कहता है कि प्रेसिडेंट साहब, नए लोग आने की वजह से गांव का माहौल बिगड़ चुका है। 7 सालों के बाद हमारे गांव में एक मौत हुई है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है पंडित जी, आप चिंता मत करिए, मैं इसके बारे में देख लूंगा। दूसरी तरफ मीना को मल्ली की मौत बहुत परेशान कर रही होती है। वो तुरंत एसआई के पास जाकर कहती है कि सर, मुझे लगता है कि मल्ली की मौत स्वाभाविक नहीं है। अगर हम इस केस की जांच करेंगे तो सच्चाई पता चल सकती है। एसआई कहता है कि देखो मीना, कुछ बातों में दखलंदाजी ना करना ही बेहतर होगा। वैसे भी बिना शिकायत के हम केस की जांच कैसे शुरू करेंगे? गांव का कोई भी आदमी शिकायत नहीं देगा, एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इस तरह वो मीना को डांटकर वहां से भेज देता है। इसके बाद मीना किट्टू की दुकान पर जाती है और कहती है कि मैं सोचती थी कि तुम अच्छे हो क्योंकि तुम पुलिस वालों की मदद करते हो,
लेकिन कल तुम्हारी आंखों के सामने एक लड़की की जान जा रही थी और तुमने मेरी मदद नहीं की। तभी हेड कांस्टेबल आकर मीना को एक सच्चाई बताता है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जो लड़की मरी थी वो और कोई नहीं बल्कि किट्टू की बड़ी बहन थी। किट्टू की बहन के मरने के बाद से ही लगातार इस गांव में दुल्हनें मरने लगी। किट्टू की बहन के मरने के बाद एक और लड़की की शादी हुई। शादी के कुछ ही घंटों बाद वो भी खून की उल्टियां करके मर गई। इस तरह लगातार लड़कियां मरने लगी। गांव के लोग खुद अपनी लड़कियों की शादी करने से डरने लगे। वो बगल वाले गांव में जाकर अपने बच्चों की शादी करने लगे। एक लड़की तो शादी करके दूसरे गांव चली गई। गर्भवती होने के बाद जब वो वापस इस गांव में आई और बच्चे को जन्म दिया तो उस समय माँ और बच्चा दोनों सही सलामत थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो लड़की भी खून की उल्टी करके मर गई। इस गांव ने बहुत सारी मौतें देखी हैं और यही डर गांव वालों के दिल में अंधविश्वास बनकर बैठ गया है। ऐसे में तुम्हारी कौन मदद करता तुम ही बताओ। इसीलिए किट्टू चाहकर भी मल्ली की मदद नहीं कर पाया। वहीं अगले दिन गांव का प्रेसिडेंट मीना के घर आकर उसकी माँ से कहता है कि मुझे मीना का साहस बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी मीना से करवा दूं। आप क्या कहती हैं? मीना की माँ कहती है कि मेरी भी इच्छा है कि मैं मीना की शादी करवा दूं, लेकिन कल मैंने इस गांव की हालत अपनी आंखों से देखी है। ऐसे में मैं अपनी बेटी की शादी इस गांव में नहीं करवाऊंगी। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। तभी मीना कहती है कि मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। प्रेसिडेंट कहता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तुम दोनों की शादी बगल वाले गांव में बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। मीना कहती है कि मैं शादी करूंगी तो इसी गांव में करूंगी। ये सुनकर मीना की माँ और प्रेसिडेंट चौंक जाते हैं। उसके बाद वो प्रेसिडेंट अपने बेटे के पास जाकर यही बात कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी मीना से तय कर दी है। बेटा कहता है कि पापा मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, मैं अपनी बहन की शादी के बाद ही शादी करूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट नहीं मानता। वो कहता है कि वो लड़की हमारे गांव के श्राप के बारे में जानते हुए भी इस शादी के लिए राजी हो गई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तभी ब्रह्मा रामबा इन दोनों की बातें सुन लेती है। दरअसल ब्रह्मा रामबा हमेशा सजी धजी घर में ही घूमती रहती है और कहीं आती जाती नहीं है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इस शादी के लिए राजी नहीं है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर किसी शादी के कैसेट को देखने लगती है। इस तरफ मीना की माँ उसके पास आकर पूछती है कि तुम इस शादी के लिए राजी क्यों हो गई? नहीं बेटा, तुम मना कर दो। अगर शादी के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? मीना भी अपनी माँ को समझाती है कि माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह वो अपनी माँ को समझाने लगती है। अब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मीना और प्रेसिडेंट के बेटे की शादी होने वाली है। सारे गांव वाले चौंक जाते हैं और मीना और प्रेसिडेंट के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब मीना की शादी की खबर किट्टू को पता चलती है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि वो मीना को पसंद करता है। जब मीना उसकी दुकान पर आती है तो किट्टू कहता है कि मुझे पता है मैडम, मल्ली की मौत अभी भी आपको परेशान कर रही है और आप इस केस के लिए ही इस शादी के लिए राजी हो गई हैं, लेकिन आपकी जान को खतरा हो सकता है। मीना भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। और वो किट्टू को एक काम सौंपती है जो उसे शादी से पहले करना होता है। उसके बाद मीना गांव के पोस्ट ऑफिस में जाकर किसी से फोन पर बात करने लगती है और कहती है कि मैं वहां नहीं आ सकती और मेरे पते पर पोस्ट कर दीजिए। इस तरह वो अपना पता भी बताती है। उसी समय पैदम्मा अपने बेटे का लेटर लेने के लिए वहां आती है और मीना से मिलकर उसकी शादी के बारे में पूछती है। वो कहती है कि बेटा तुम इस गांव में शादी क्यों कर रही हो, अच्छे खासे शहर में जाकर शादी कर लो। मीना कहती है कि अगर सारे लोग ऐसे ही चले जाएंगे तो गांव किसे कहेंगे। पेदम्मा कहती है कि क्या करें बेटा, गांव की हालत ही ऐसी है, मुझे ही देख लो, मेरा बेटा शहर में काम करता है और मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुझे वहां से लेटर या पैसे भेजता रहता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? अपनी माँ के बारे में भी सोचो बेटा। मैं भी एक माँ हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। लेकिन फिर भी मीना नहीं मानती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि वो शादी वहीं करेगी। खैर, अब 2 दिनों के बाद शादी होने वाली होती है तो सारे गांव वाले मीना और उसकी माँ की मदद करते रहते हैं। मीना को तैयार करने के बाद उसे मंदिर ले जाया जाता है। मीना और उसकी माँ को इस गांव के रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं होता, तो गांव वाले मीना को कुछ रीति रिवाज बताते हैं। वो मीना को एक बड़ा घड़ा देकर पानी से त्रिशूल का अभिषेक करने के लिए भी कहते हैं। मीना उसी तरह 3 बार करती है और आखिरी पानी के घड़े को अपने घर ले जाकर शादी वाली रात को वो इसी पानी से नहाने के लिए कहते हैं। साथ ही शादी होने तक मीना को कुछ भी खाने के लिए मना कर देते हैं। खैर, उसी शाम मीना के मंडप पर बैठने के बाद पुजारी उसे नई साड़ी देकर बदलने के लिए कहते हैं। उसी समय प्रेसिडेंट मीना के पास आकर अपना पुश्तैनी हार देता है, लेकिन ये हार मीना को देना ब्रह्मा रंबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती है कि पापा, ये मेरी माँ का हार है,
प्रेसिडेंट भी कहता है कि अब ये मीना का हार है, मीना हमारे घर की होने वाली बहू है, तुम ज्यादा बहस मत करो, चुपचाप खड़ी रहो। थोड़ी देर के बाद मीना की माँ और एक औरत कमरे में आकर मीना को बुलाने लगते हैं, क्योंकि मीना साड़ी बदलने गई थी और अभी तक बाहर नहीं आई थी। बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी मीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसी समय किट्टू भी वहां आकर दरवाजा खटखटाता है कि मैडम दरवाजा खोलिए। तब जाकर मीना दरवाजा खोलती है और किट्टू उसके हाथ में एक लेटर देता है। उसके बाद मीना मंडप में आकर बैठती है और जब प्रेसिडेंट का बेटा उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला होता ही है कि उसी समय मीना खून की उल्टी करने लगती है। इस हालत में मीना किट्टू को अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है तो किट्टू फटाफट से एक वैद्य के पास जाकर कोई जड़ी बूटी पूछता है, मतलब कि कोई दवाई के बारे में पूछता है। वो दवाई लेकर फटाफट मीना के पास आकर उसे पिलाता है और तब जाकर मीना की जान बच पाती है। उसके बाद सारे लोग मीना को अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर जांच करके कहता है कि अब मीना खतरे से बाहर है। उस आयुर्वेदिक दवा देने की वजह से शरीर में जहर ज्यादा नहीं फैला। मीना ठीक होने के बाद अपने ही पुलिस स्टेशन में जाकर एसआई को शिकायत देती है कि सर, मुझे शिकायत दर्ज करानी है, मुझे किसी ने इस गांव में मारने की कोशिश की है। एसआई पूछता है कि तुम शिकायत तो दर्ज करोगी, लेकिन सबूत कहाँ है, मतलब किस आधार पर हम केस की जांच करेंगे। मीना एसआई को 2 रिपोर्ट्स देती है, एक मल्ली की ब्लड रिपोर्ट और दूसरी उसकी खुद की ब्लड रिपोर्ट। इन दोनों के खून में एक ही जहर मिला हुआ था। अब तक इस गांव में जो भी लड़कियां मरी वो कोई श्राप नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर जहर देकर उन दुल्हनों को मारा था। ऐसा क्रूर किस्म का आदमी अभी भी इस गांव में घूम रहा है। एसआई भी कहता है कि ठीक है मीना, इस केस की जांच तुम ही करो, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद जब मीना वापस अपने घर आती है तो मीना की माँ अपने कपड़े पैक करने लगती है और कहती है कि हम दोनों फटाफट इस गांव से निकल चलेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद हम इस गांव में एक पल भी नहीं रह सकते। यहाँ मीना अपनी माँ को समझाती है कि माँ, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, कोई हत्यारा इतनी सारी लड़कियों को मार रहा है, मुझे उसे पकड़ना होगा। लेकिन मीना की माँ कहती है कि जब तक तुम इस गांव से बाहर नहीं आती मुझसे बात मत करना। इस तरह वो मीना से गुस्सा हो जाती है। उसके बाद मीना इस केस की जांच करना शुरू करती है। पहले तो वो उन सारी लड़कियों की जानकारी इकट्ठा करती है जो इस गांव में मरी, किट्टू की बहन से लेकर मल्ली तक। लेकिन मीना को कोई भी सबूत नहीं मिलता और ऊपर से किसी ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी। मरने के बाद लड़की का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। किट्टू कहता है कि पुरानी बातें छोड़िए मैडम, लेकिन जब आपकी शादी हो रही थी तो आपके साथ क्या हुआ वो आप अच्छे से याद करिए। मीना कहती है कि तुमने देखा ना, शादी में ज्यादा लोग नहीं थे और दुल्हन बनने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, तो ऐसे में वो जहर मेरे शरीर में कैसे आया होगा। हाँ, मुझे एक बात याद आई, पूजा के समय मैंने पवित्र पानी पिया था और वो पानी पिलाने वाली ब्रह्मा रामबा थी। ब्रह्मा रामबा को पहले से ये शादी पसंद नहीं थी। किट्टू कहता है कि मैडम, हर शादी में ब्रह्मा रामबा दुल्हन के बगल में जाकर बैठती थी। मीना कहती है कि हम सीधे ब्रह्मा रामबा से पूछताछ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ एक और ठोस सबूत चाहिए। तो उसी रात किट्टू मीना को प्रेसिडेंट के घर के पास लेकर जाता है। चोरी छुपे ये दोनों ब्रह्मा रामबा के कमरे में जाते हैं। प्रेसिडेंट और ब्रह्मा रामबा फिलहाल अपने घर पर नहीं होते। मीना उसी घर में एक वीसीआर देखती है। जब वो कैसेट चलाती है तो वो ब्रह्मा रामबा की शादी की कैसेट होती है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं कि ब्रह्मा रामबा की शादी कब हुई और ये वीडियो कब बना। उसी समय प्रेसिडेंट का बेटा और ब्रह्मा रामबा कमरे में आकर मीना और किट्टू को देखकर बहुत डांटते हैं। मीना भी कहती है कि मेरे केस में ब्रह्मा रामबा प्राइम सस्पेक्ट है। पूजा के समय तुमने मुझे पवित्र पानी दिया, उसी में तुमने जहर मिलाया होगा। ब्रह्मा रामबा कहती है कि वो पानी मुझे तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें देने के लिए दिया था। ये सुनकर मीना चौंक जाती है। वो प्रेसिडेंट से माफी मांगकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाद में मीना अपनी माँ के पास जाकर इसी के बारे में पूछती है। उसकी माँ भी यही कहती है कि हाँ, उस पवित्र जल को मैंने ही ब्रह्मा रामबा को दिया था, ब्रह्मा रामबा ने तुम्हें दिया और बाद में वही पवित्र जल हमने भी पिया। मीना समझ जाती है कि इसका मतलब उस पवित्र जल में जहर नहीं था। उसी समय प्रेसिडेंट मीना के घर आकर शादी तोड़ने की बात करता है। मीना भी इसके लिए हाँ कर देती है। वो प्रेसिडेंट से उस वीडियो के बारे में पूछती है कि सारे गांव वाले यही समझ रहे हैं कि ब्रह्मा रामबा की शादी नहीं हुई, लेकिन वो शादी की कैसेट कैसे आई। प्रेसिडेंट कहता है कि दरअसल मेरी बेटी एक गरीब लड़के से प्यार करके शादी करने जा रही थी। मैंने अपने आदमियों की मदद से उस लड़के को गांव से भगा दिया, इसलिए मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। इस तरह से उसकी शादी तबाह होने की वजह मैं ही हूँ। मेरी बेटी जिद्दी है लेकिन हत्यारी नहीं।
उसके बाद जब मीना अपने पुलिस स्टेशन आती है तो एसआई उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो मीना के हाथ में ट्रांसफर का लेटर दे देता है। मीना चौंक जाती है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। एसआई भी कहता है कि मीना बेटा, मेरे हाथ में क्या है, ऊपर से आदेश आया है, अगर तुम चाहो तो बात कर सकती हो। मीना इसी बारे में पता करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जाती है। वहाँ उसे एक जान पहचान वाला आदमी मिलता है। मीना अपने तबादले के बारे में बताते हुए कहती है कि चाचा जी, आप ये पता करिए कि मेरा तबादला कैसे हुआ। मुझे वहाँ गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। वो आदमी कहता है कि ठीक है बेटा, मैं पता करके तुम्हें बताता हूँ। इस तरह से कुछ लोगों से पूछताछ करके वो मीना के पास आकर कहता है कि बेटा मीना, तुम्हारा ये नियमित तबादला नहीं है। असल में नरसैया नाम के एक आदमी ने तुम्हारे ट्रांसफर के लिए अपील की है। ये सुनकर मीना चौंक जाती है कि उस नरसैया ने मेरा तबादला क्यों करवाया। मीना जब यही बात किट्टू को जाकर बताती है तो किट्टू भी चौंक जाता है कि नरसैया का आपसे क्या लेना देना। किट्टू कहता है कि इस गांव के श्राप की वजह से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन उस नरसैया को जरूर फायदा हुआ। उसने बहुत सारे लोगों के घर कोड़ियों के भाव में खरीद लिए हैं। मीना इस नरसैया पर शक करने लगती है कि शायद गांव का श्राप इसी नरसैया ने रचा होगा। जब मैं मल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट लेने के लिए लैब पर गई थी तो उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मल्ली के शरीर में कोई जड़ी बूटी का जहर नहीं था, बल्कि इंग्लिश जहर था। मतलब उस जहर को लैब में ही बनाया गया था। इसका मतलब है कि शायद नरसैया शहर जाकर जहर लाकर दुल्हनों को मार रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मेरी शादी के बारे में सारे गांव वालों को पता था। हत्यारे को अच्छा खासा समय मिला होगा, लेकिन रंगा और मल्ली के मामले में इतना समय नहीं था कि वो शहर जाकर जहर लाकर मल्ली को मारे। किट्टू, तुम ये पता करो कि जिस दिन रंगा और मल्ली की शादी हुई थी, क्या उस रात नरसैया शहर गया था? मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और इस 1 हफ्ते में मुझे इस केस को सुलझाना ही होगा। तो इसके बाद किट्टू जल्दी से उस नरसैया से लिफ्ट मांगने के बहाने उसकी गाड़ी में बैठकर ही बातों में ये जान लेता है कि मल्ली के मरने से पहले नरसैया गांव में मौजूद था या नहीं। पता चलता है कि उस रात नरसैया किसी काम से शहर गया था। उसके बाद किट्टू मीना के पास आकर यही बात कहता है कि मैडम, आपका शक सही निकला। रंगा और मल्ली की शादी होने के बाद उसी रात नरसैया शहर गया था। मीना कहती है कि शक करने से कुछ नहीं होगा, उसके खिलाफ हमें एक और ठोस सबूत चाहिए। ब्रह्मा रामबा के मामले में मैंने एक बार गलती कर दी, ये गलती मैं दोबारा करना नहीं चाहती। तो उस रात सबूत ढूंढने के लिए ये दोनों नरसैया की लकड़ियों की फैक्ट्री के पास जाते हैं। उस फैक्ट्री में तलाशी लेने पर मीना को कुछ दवाइयों के पैकेट मिलते हैं। वो समझ जाती है कि इसी जहर की वजह से नरसैया दुल्हनों को मार रहा था। तो अगले ही दिन मीना यही दवाई के पैकेट्स एसआई के पास ले जाकर सारा मामला समझाने लगती है। वो कहती है कि सर, आप नरसैया के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट दीजिए। एसआई कहता है कि वो नरसैया बहुत बड़ा आदमी है मीना, इस छोटे सबूत से हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मीना और किट्टू एसआई को एक और बात बताते हैं। दरअसल कल रात जब ये दोनों लकड़ियों की फैक्ट्री के पास गए थे, उस समय नरसैया अपने आदमियों की मदद से रंगा को बहुत मार पीट रहा था। वो जबरदस्ती कर रहा था कि उसकी जमीन और घर वो उसके नाम कर दे। नरसैया और उसके आदमियों के वहाँ से जाने के बाद मीना और किट्टू रंगा को वहाँ से सुरक्षित ले जाते हैं। मीना कहती है कि सर, हम उस नरसैया को हत्या की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार कर सकते हैं। हमारे पास पीड़ित भी है रंगा। तो परमिशन मिलने के बाद मीना उस नरसैया के पास जाकर उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाकर उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। उसी समय नरसैया की बीवी वकील के साथ पुलिस स्टेशन आती है। वकील मीना से पूछता है कि आपके पास क्या सबूत हैं? किट्टू रंगा को पुलिस स्टेशन लाकर अपना बयान देने के लिए कहता है, लेकिन रंगा नरसैया से डरकर अपना बयान नहीं देता। वो कहता है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, कोई मुझे मारना नहीं चाहता। बाद में मीना नरसैया से उस जहर के पैकेट के बारे में पूछती है कि तुम ही सारी दुल्हनों को मारते आ रहे हो, मेरे पास सबूत भी हैं। नरसैया गिलास में पानी लेकर उन दवाइयों को मिलाकर अपने ही वकील को पीने के लिए देता है। वकील उसी तरह से वो पानी पी लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता, बस हल्की सी उल्टी होने लगती है। नरसैया कहता है कि ये लकड़ियों के दीमक को मारने का जहर है, ना कि इंसानों को। और उसी तरह मीना को चेतावनी भी देता है कि मीना, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जब मीना अपने घर जाती है तो कुछ लोग उसके घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे होते हैं। दरअसल नरसैया ने इस घर को खरीद लिया था। वो मीना और उसकी माँ से कहता है कि तुम लोग फटाफट से इस घर को खाली कर दो। तभी किट्टू वहाँ आता है और मीना और उसकी माँ को अपने घर में रहने की जगह देता है। अगले दिन मीना फोन बूथ पर जाकर अपने उस जान पहचान वाले चाचा को फोन करके किसी आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। तो वो आदमी मीना को फोन करके कहता है कि मैंने उस आदमी के बारे में पता कर लिया है,
वो किसी दूसरे गांव में एक टीचर की तरह काम कर रहा है। मीना कहती है कि चाचा जी 2 दिनों के बाद आप उस आदमी को इस गांव में लाइए। वो आदमी इस गांव में आने से डर रहा है। जब वो पैसे देने के लिए पोस्टमैन के पास जाती है तो वो पोस्टमैन सारे रिकॉर्ड्स लिख रहा होता है, मतलब किस आदमी से खत आया, किस आदमी से खत गया, किसके तरफ से फोन आया। तो ये देखकर मीना के दिमाग में एक बात खटकने लगती है। वो किट्टू को बुलाकर कहती है कि किट्टू, हमें पता है कि वो जहर शहर से आया है, तो उसके पहले दिन जरूर किसी ने इस गांव से शहर में फोन किया होगा या फिर शहर एक लेटर लिखा होगा। हम दोनों को ऐसे रिकॉर्ड ढूंढने होंगे। इस तरह मल्ली की मौत से पहले इस फोन बूथ को एक फोन आया था। जब मीना दोबारा उस फोन नंबर को डायल करती है तो वो एक केमिकल फैक्ट्री का फोन नंबर होता है। मीना किट्टू से कहती है कि किट्टू, तुम्हें शहर जाना होगा। वहीं ये सब होने के बाद मीना ब्रह्मा रामबा के बॉयफ्रेंड को उसके पास लाकर उन दोनों को मिला देती है। इसी आदमी के बारे में पता करने के लिए मीना ने अपने उस जान पहचान वाले चाचा से कहा था। ये देखकर प्रेसिडेंट भी मीना को बहुत शुक्रिया बोलता है कि मीना, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है। ब्रह्मा रामबा भी कहती है कि पापा, मैं इसी गाँव में इसी घर में शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पहले तो प्रेसिडेंट नहीं मानता, लेकिन मीना उसे मना लेती है। खैर, अब अगले दिन ब्रह्मा रंबा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ब्रह्मा रंबा के साथ भी वही रीति रिवाज करवाए जाते हैं जो मीना के साथ करवाए गए थे। दूसरी तरफ किट्टू एक केमिकल फैक्ट्री में जाकर रमन्ना नाम के एक आदमी से मुलाकात करने लगता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो रमन्ना किट्टू को देखकर वहां से भागने लगता है। उन दोनों के बीच बहुत देर तक जबरदस्त भागम भाग होती है। आखिर में रमन्ना इस किट्टू के हाथ बांधकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारता नहीं बल्कि वहां से भाग निकलता है। इस तरह ब्रह्मा रंबा की शादी पर सारे गांव वाले एक एक करके आने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट बहुत डर रहा होता है कि कहीं मेरी बेटी की हालत भी बाकियों जैसी ना हो। मीना प्रेसिडेंट से कहती है कि प्रेसिडेंट साहब, मेरी जांच में 3 संदिग्ध निकल कर आए हैं। पहला है हमारा ही हेड कांस्टेबल। जिस दिन मल्ली मरी थी उसी रात हमारे हेड कांस्टेबल ने किसी को फोन किया था। मैंने एक कांस्टेबल को इसके बारे में पता करने के लिए कहा था, तो एक कांस्टेबल उसी समय प्रेसिडेंट के घर पर फोन करके मीना को बताता है कि मैडम, उसी दिन हमारे हेड कांस्टेबल की बेटी ने बच्चे को जन्म दिया था। उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया और वहां गए। प्रेसिडेंट पूछता है कि मीना, दूसरा सस्पेक्ट कौन है? तो मीना की नजर में दूसरा सस्पेक्ट इसी गांव का पुजारी होता है। उसी समय किट्टू मीना के पास आकर उस रमन्ना के बारे में सारी बातें बताने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद आखिर में ब्रह्मा रंबा की शादी हो जाती है। तभी किट्टू ये देखता है कि किसी बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी चोरी छुपे ये शादी देख रहा है। किट्टू फटाफट से उस आदमी का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रमन्ना होता है। वो इस रमन्ना को मार पीट कर मंडप के पास लाता है। वो मीना से कहता है कि इसी आदमी की वजह से सारे लोग मर रहे हैं। मीना कहती है कि किट्टू, जहर बनाने वाला तो यही है, लेकिन लड़कियों को जहर देने वाला ये नहीं है। ये रमन्ना जहर बनाकर पोस्ट के जरिए इस गांव में भेजा करता था और यहाँ के एक आदमी द्वारा मटके के पानी में उस जहर को मिलाने के बाद नई दुल्हन इस पानी से नहाती थी, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती थी। थोड़ी देर पहले जब ब्रह्मा रंबा इसी पानी से नहाने वाली होती है, मीना ब्रह्मा रंबा को रोक देती है। मीना यही मटका रमन्ना के पास लाकर उसे डराने धमकाने लगती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं इसी पानी से तुम्हें मार दूंगी। तभी गांव की पेदम्मा आकर इस मटके को दूर फेंक देती है। ये रमन्ना और कोई नहीं बल्कि इसका ही बेटा होता है। मीना पूछती है कि इतने सालों से आपने इतनी सारी लड़कियों की जान क्यों ली? तो पेदम्मा जो हुआ वो सारी बातें गांव वालों को बताने लगती है। दरअसल इस गांव में जो भी शुभ काम शुरू होने वाला होता था तो गांव वाले पहले इस पेदम्मा को अपने घर के पास बुलाकर इसके हाथों से वो शुभ काम करवाते थे। इसी बीच एक दिन पेदम्मा का पति किसी हादसे में मारा जाता है, मतलब पेदम्मा विधवा हो जाती है। अब किसी भी विधवा को शुभ कामों में बुलाया नहीं जाता। कल तक जो सारे गांव वाले पेदम्मा को आगे रखते थे वो इसी पेदम्मा को नजरअंदाज करने लगते हैं। अगर गलती से भी वो किसी फंक्शन में चली जाती तो गांव वाले इस पेदम्मा को बहुत बुरा भला कहने लगते और बहुत ही नीची नजरों से देखने लगते। अब ये सारी चीजें इस पेदम्मा का बेटा देख रहा होता है। वहीं रमन्ना अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हारे बिना इस गांव में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। इस तरह वो अपनी माँ को कुछ जहर देता है जिसे पेदम्मा मटके के पानी में मिला देती है। उसी पानी से जो दुल्हन नहाती है वो मरने लगती है। लड़कियों की मौत देखकर रमन्ना की माँ वही पेदम्मा बहुत खुश होने लगती है कि जिन लोगों ने मुझे धुतकारा, मुझे इनकार किया, आज वही लोग तड़प तड़प कर रो रहे हैं। अब वर्तमान में पेदम्मा जब ये सारी बातें गांव वालों को बताती है तो गांव का हर एक आदमी इस पेदम्मा को बहुत बुरा भला कहने लगता है। ये सुनकर मीना उल्टा गांव वालों को डांटने लगती है
कि पेदम्मा के ऐसा करने की वजह आप लोग ही हैं। आप जैसे लोगों के अंधविश्वास की वजह से ही पेदम्मा जैसी अच्छी औरत राक्षस बन गई। वो पेदम्मा को भी हल्के से डांटती है कि मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ आप जैसी नहीं बनी। लेकिन आपने बिना वजह कई मासूम लड़कियों की जान ले ली। अब देखो, आपकी वजह से आपके बेटे की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। इन्हीं बातों ही बातों में पेदम्मा वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।